चलिए आज का टॉपिक है मनुष्य नरजनन तंत्र, पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स। तो मनुष्य के नरजनन अंग में कौन कौन चीज़ मुख्य होता है उसको देखिए। पहला होता है एक जोड़ी विषण, है ना, एक जोड़ी विषण और एक जोड़ी अधिविषण रहेगा, एक जोड़ी शुक्रवाहिका, एक शुक्राशय, यूरिन मार्ग, प्रोस्टेट ग्लैंड, वन एक्सिस्न। ये सब बहुत सारे अंग हो गए, लेकिन हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो पहला पॉइंट चलता है वृषण एवं वृषण कोष, है ना। वृषण एवं वृषण कोष में एकदम नॉर्मल डिटेल्स हैं। ये पूरा BSc लेवल का है ना, BSc के बच्चों के लिए है ये, लेकिन जब मैं छोटे क्लास के लिए बोलूँगा तो आप यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ठीक है। और 12वीं वाले पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वृषण एवं वृषण कोष, है ना। तो नरजनन अंग की चित्र कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। चलिए, नरजनन अंग इस तरह से दिखाई देंगे। इसमें मैं जितने भी अंग है उसको बता देता हूँ जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट बनता है आपका वृषण एवं वृषण कोष। तो ये वृषण है, टेस्टिस, इसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिस, ठीक है। और ये जिस ऐसे कोष से ढका हुआ रहता है ना, ठीक है, जिस लेयर से ढका हुआ रहता है उसको बोलते हैं वृषण कोष, है ना। दूसरा पॉइंट आता है आपका शुक्रवाहिनी। ये वृषण है, इस वृषण से एक वाहिनी निकलती है। ये देखिए, ये जो पार्ट्स हैं वास डिफरेंस बोलते हैं उसको, ये शुक्रवाहिनी है। यहाँ पर ये दिख रहा है इस तरफ, मतलब एक जोड़ी शुक्रवाहिनी, एक जोड़ी वृषण, ये दोनों वृषण है, ये शुक्रवाहिनी है, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी, ठीक है। आ गया था एक जोड़ी अधिवृषण। तो ये जो वृषण है, इस वृषण के जो कोने में हाथ दिख रहा है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस अर्थात अधिवृषण, ये दिख रहा है। तो एक जोड़ी अधिवृषण हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग चलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ दिख रहा है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसके बारे में पढ़े जाएंगे, है ना। और एक आता है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, ये दिख रहा है आपको। ये जो पॉइंट है यहाँ पर है, ये शुक्राशय सेमिनल वेसिकल है। यहीं पर ना यहाँ से जितने भी शुक्राणु बनते हैं, यहाँ से दोनों जगह शुक्राणु बनते हुए यहाँ से होते हुए जाता है शुक्राशय में, ठीक है। यहाँ से होते हुए स्खलन नलिका के माध्यम से बाहर निकल जाती है ना। ये सेमिनल वेसिकल्स है, शुक्राशय। ये चारों के बारे में मेन डिटेल्स करेंगे ये, ठीक है। चलिए फिर, है ना, एकदम नॉर्मल कहानी टाइप से इसको देखते रहिए कि प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार ये वाला भाग दिख रहा है आपको, दो अंडाकार। प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार वृषण कोष में, ये वृषण है, जो वृषण है जिस कोष में रहता है, ठीक, उसको बोलते हैं वृषण कोष। तो प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार वृषण है, वृषण कोष में उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा तो आप जानते हैं, पहले से कर पढ़ते आ रहे हैं, जो नीचे पे जो कमर है उसके जस्ट ऊपर वाला भाग, ठीक है, उसको बोलते हैं उदर गुहा। तो वृषण कोष में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण की उत्पत्ति उदर गुहा में होती है, मतलब ऊपर जो कमर है उसको ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उदर गुहा, ठीक है, सामने वाले भाग को उदर गुहा बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जाए कि जो वृषण की उत्पत्ति है वो उदर गुहा में होती है, लेकिन परिवर्धन के पश्चात नीचे की ओर बढ़कर वृषण कोष में आ जाती है, ठीक है। जैसे कि वृषण कोष किसे कहते हैं, देखिए इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे वृषण कोष। क्या बोलेंगे हम लोग? वृषण कोष। ये वृषण है, ये वृषण कोष है, ठीक है। क्लियर हो गया कि प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार वृषण कोष में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण की उत्पत्ति उदर गुहा में होती है, ऊपर की ओर होती है, लेकिन परिवर्धन के पश्चात नीचे की ओर बढ़कर कहाँ जाता है? वृषण कोष। वृषण कोष अभी दिखाया मैं चित्र के माध्यम से, वृषण कोष में आ जाती है ना। अब देखिए यहाँ तक आप लिख लेंगे, जो नीचे क्लास वाले हैं, जो 12वीं क्लास से 12 से ऊपर है, BSc वाले हैं, ये इधर से लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, है ना। तो वृषण चारों तरफ से एक आवरण से घिरा रहता है। ये जो वृषण है, अब इसको नहीं बोल रहा हूँ, ये वृषण कोष को नहीं बोल रहा हूँ, ये वृषण को बोल रहा हूँ मैं। ये वृषण है, ये चारों ओर से एक आवरण से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का आवरण होता है, ठीक है। वृषण की दीवार है संयोजी ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक तो आप जानते हैं, ऊतक पढ़ चुके हम लोग, है ना। तो वृषण की दीवार संयोजी ऊतकों की बना होता है, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये वृषण की जो दीवार है वो किसकी बनी होती है?
संयोजी को बेलन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वृषण के अंदर एक सेप्टा बनता है, ठीक है। वृषण के अंदर क्या बनता है, एक सेप्टा बनता है, यहाँ पर सेप्टा। चलिए, वृषण के ऊपर क्या बनता है, एक सेप्टा बनता है। यहाँ पर जो जितने भी खंड बन रहे हैं वो सब सेप्टम है, सेप्टा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वृषण के अंदर कई सेप्टा बनता है। इसमें वृषण कई खंडों में बढ़ता है, कई खंडों में बढ़ गया, 1 2 3 4 बहुत सारे खंडों में बट गया है। इससे वृषण कई खंडों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रत्येक खंड में कुंडलित नलिकाएं होती हैं, ये जो छोटी छोटी नलिका दिख रही है, ठीक है। प्रत्येक खंड में यहाँ पर क्या करते हैं, छोटी छोटी क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। इस नलिका को हम बोलते हैं शुक्रजनन नलिका। क्या बोलते हैं हम लोग, शुक्रजनन नलिका, है ना। अब देखिए, ये हमारा जो दूसरा पॉइंट जा रहा है, दूसरा पॉइंट है आपका एक जोड़ी शुक्रवाहिनी। तो यहाँ पर और चित्र बनाया है, उसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पर ये जो वृषण है, ये अधिवृषण है, यहाँ से एक ऐसे लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। मैंने बताया वास डिफरेंस सबसे पहले, इसको बोलते हैं हम लोग शुक्रवाहिनी। क्या बोलेंगे हम लोग, शुक्रवाहिनी, है ना। तो प्रत्येक वृषण से एक की संख्या में, दोनों वृषण से यहाँ से, ठीक है, दोनों तरफ निकला है। तो प्रत्येक वृषण में एक की संख्या में शुक्रवाहिनी निकलती है। इसकी दीवार मांसल एवं सकुंचलशील होती है। स को भूल गया मैं, सकुंचलशील होती है यहाँ पर, ठीक है। कुंचलशील मतलब जो फैलती है, टूटती है। कुंचनशील होती है मतलब क्या होता है, अत्यधिक संवेदी होती है। तो इनकी दीवार मांसल एवं कुंचलशील होती है। वृषण से निकलकर उदर गुहा में पहुंचकर, ये वृषण से निकलती है, यहाँ से निकलकर उदर गुहा, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं उदर गुहा। मनुष्य के इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग उदर गुहा। तो यहाँ वृषण से निकलकर उदर गुहा में पहुंचकर मूत्राशय, देखिए मूत्राशय के बारे में जब उत्सर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मूत्राशय रहेगा, ठीक। यहाँ पर जो भाग है वहाँ पर जो उत्सर्जन के हम लोग अंतर्गत पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक मूत्राशय आएगा, ठीक है। तो उन्हीं मूत्राशय के निकट मूत्र नली से एक फंदा बने हुए, यहाँ पर मूत्र नली दिख रही है, यहाँ पर ये दिख रही है नली, ठीक है। इस मूत्र नली को फंदा बनाते हुए, मतलब इससे ऊपर होते हुए, ठीक है, मूत्र नली से फंदा बनाकर शुक्राशय की नलिका से, ये शुक्राशय है क्या, ठीक है। तो इस शुक्राशय की नलिका, शुक्राशय से नलिका से मिलकर स्खलन नलिका क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब ये कौन सा नलिका है, स्खलन नलिका है। कौन सा नलिका है, स्खलन नलिका है, ठीक है। आगे तीसरा नंबर का पॉइंट आता है एक जोड़ी अधिवृषण, ठीक है। अभी मैं ऐसे वृषण बनाया था, इसके पीछे मैं ऐसे एक संरचना बनाया था, यहाँ से निकलती है शुक्रवाहिनी, है ना, ये वृषण है, उसके पीछे। तो वृषण की प्रत्येक शुक्रजनन नलिका से, ठीक है, जो यहाँ पर अंदर में शुक्रजनन नलिका है बताया था मैं। तो वृषण के प्रत्येक शुक्रजनन नलिका से एक पतली नलिका, सब नलिका से एक पतली नलिका निकलती है, जिसे वास इफ्रेंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वास इफ्रेंटिया। तथा वास इफ्रेंटिया है वो वृषण से बाहर निकलता है, ये वृषण से बाहर निकलकर, ठीक है, एक जाल बनाती है। एक क्या बनाती है, जाल बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं हम लोग, रेटेटेस्टिस, ठीक है। इस वृषण जाल को ही ये कुंडली संरचना होती है, बहुत सारी कुंडली संरचना होती है इस वृषण जाल में। इसी संरचना को हम लोग कहते हैं क्या, अधिवृषण। क्या कहते हैं, अधिवृषण, है ना। उसके बाद आपका चौथा नंबर का पॉइंट आता है, चलिए आपका पॉइंट है शुक्राशय। शुक्राशय एकदम सिंपल है कि यह एक लंबी मांसल थैली के आकार की संरचना है। आप लिखना जी, बहुत लिखना हो गया अब, है ना। चलिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह एक लंबी मांसल थैली के आकार की संरचना है। किसके आकार की संरचना है, थैली के आकार की संरचना है। अब बता देता हूँ कि कहाँ पास पाया जाता है। चलिए, तो ये दिख रहा है, ये जो पार्ट्स है सेमिनल वेसिकल, ये शुक्राशय है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये आपका चौथा नंबर का पॉइंट बनेगा, है ना। तो इसमें शुक्राशय का आप डिटेल क्या करना है कि यह एक लंबी, ये दिख रहा है यहाँ पर, यह एक लंबी मांसल संरचना होती है, ठीक है। यह एक लंबी मांसल थैली के आकार की संरचना होती है, जो कि साइट्रेट, ये लो भाग ना, वो क्या करती है, साइट्रेट, फ्रक्टोज, इनोसिटाल, क्या क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं, साइट्रेट, फ्रक्टोज, इनोसिटाल जैसे यौगिक स्त्राव करते हैं, ठीक है। शुक्राशय के बताया कि यह एक मांसल, यह क्या है, मांसल, यह एक मांसल थैलीनुमा या मांसल लंबी, यह एक लंबी मांसल थैलीनुमा संरचना होती है,
जो कि साइट्रेट, फ्रक्टोज, इनोसिटाल आदि जितने भी यौगिक है उसको क्या करती है, स्त्रावित करती हैं। ठीक है, मतलब कहा जाए जब यहाँ से स्त्रावित होती है चित्र था, इसको देख लीजिए, ऐसा ये है, ठीक है, एकदम नॉर्मल बना रहा हूँ। ये अधिवृषण है, ये अधिवृषण है, यहाँ पर है शुक्राशय। तो शुक्राशय से यहाँ से कोई भी साइट्रेट है, फ्रक्टोज है, इनोसिटाल है, ये निकलता है और यहाँ से वृषण से निकलता है शुक्राणु यहीं पर जाता है, कहाँ पर जाता है, शुक्राशय में जाता है ना। तो शुक्राशय में जाता है ना, जिसके पास वही शुक्राशय है ना, वो शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। ठीक, यहाँ से जब जाता है शुक्राशय में, तब यहाँ सक्रिय होता है। कन्फ्यूज़न होता है कि जाने कि शुक्राशय में ही शुक्राणु बनते हैं, नहीं बनते हैं। शुक्राणु है वो वृषण में बनते हैं। ठीक है, वृषण के कहाँ बनता है, तो शुक्रजनन नलिका में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्राशय घोरा हो गया। आगे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है, देखिए, चलिए आपका पॉइंट आगे आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए, शुक्राशय यहाँ पर है ये। ठीक है, शुक्राशय के बारे में बताया मैं, यहाँ से ऐसे जाता है, शुक्राणु है, शुक्राशय में सक्रिय हो जाता है, अर्थात एक्टिव हो जाता है ना। आगे जो पॉइंट है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंपल सी है कि यहाँ मूत्राशय के अधर तल, ये मूत्राशय है ना, ठीक है, ये मूत्राशय के जो अधर तल है, नीचे भाग है, अधर तल पर स्थित होता है। यह भी स्पंजी ग्रंथि है जो कि नलिकाओं द्वारा मूत्र मार्ग के उसी भाग में खुलती है। ये मूत्र मार्ग है, ठीक है, ये मूत्र मार्ग है। ठीक है, मूत्र मार्ग के उसी भाग में खुलती है जो भाग पुरस्थ ग्रंथि से होकर गुजरता है। ठीक है, मतलब ये जो पुरस्थ ग्रंथि ना, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यही से ये भाग से गुजरते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से मूत्राशय से जो नली आ रही है, यहाँ इसी नली में ये खुलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड खुलता है। ठीक है, ओके, है ना। यह मूत्राशय के कौन से भाग में, अधर तल पर स्थित होता है, ऐसा लिखोगे। यह एक गोलाकार स्पंजी संरचना है जो कि नलिकाओं द्वारा, किसके द्वारा, नलिकाओं के द्वारा मूत्र मार्ग के उसी भाग में खुलता है जो भाग पुरस्थ ग्रंथि के बीच से होकर गुजरता है। जो भाग ये पुरस्थ ग्रंथि के बीच से होकर गुजरा है, उसी भाग में पुरस्थ ग्रंथि खुलेगा। ठीक है, ओके। इसमें पुरस्थ द्रव स्त्रावित होता है। यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से पुरस्थ द्रव स्त्रावित होता है। ठीक है, यहाँ श्वेत होता है, पतला होता है, अम्लीय होता है और शुक्राणु को सक्रिय करने का कार्य करता है। यहाँ से जो शुक्राणु आते हैं, देखिए, शुक्राशय भी सक्रिय करता है। ठीक है, और यहाँ से सक्रिय कर देता है, तो यहाँ से आगे और बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर आता है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को सक्रिय बनाए रखता है। शुक्राशय है वो सक्रिय करता है और ये इसको सक्रिय बनाए रखता है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड कंप्लीट। ठीक है, 5 पॉइंट तक लिख लीजिएगा। और देखें तो हम लोग ये जो अधिवृषण उसको फिर अलग अलग भागों में बांटा जाता है बेसिक लेवल में, तो उसको आप लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पुरस्थ ग्रंथि भी हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, और नहीं हो तो आप नंबर में कन्फर्म और कर सकते हैं। ठीक है।